कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो। आज मैं लखनऊ में आया हुआ और लखनऊ में आज मुलाकात हुई हमारी संध्या रस्तोगी जी से, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और लखनऊ में कार्यरत थी, लखनऊ में रंगमंच के साथ, और इन्होंने प्रिंसिपल भी रही हैं, रिटायर हो गई हैं। चलिए आप उनसे मुलाकात करते हैं, संध्या जी से। नमस्कार संध्या जी। नमस्कार। आप रंगमंच में किस सन से आई हैं? जी, मैं रंगमंच तो बहुत बचपन में, जब मैं कामल कॉन्वेंट में पढ़ती थी, अच्छा। उस समय से मैं रंगमंच कर रही हूँ। क्लास 3rd में मैंने अपना सबसे पहला नाटक किया था, द स्लीपिंग ब्यूटी। अच्छा। सोती सुंदरी के नाम से जो नाटक है, उसे मैंने हिंदी में किया था। कानपुर से कोई बहुत बड़े डायरेक्टर थे, 3rd में थी तो इतना पता नहीं। तो वो वक्त था कि उस समय से मैं रंगमंच से जुड़ी हूँ। और उसके बाद में सक्रिय रंगमंच जो किस सन से? मैं 1980 में अच्छा। हनीमून नाटक से। अच्छा। जी, किसके निर्देशन में थी? ये थपलियाल जी, थपलियाल वो तो नौटंकी बेस पे ज्यादा लिखा करते थे, तो नौटंकी नाटक था कि नहीं, वो एक कॉमेडी थी। हाँ, थी। एक कॉमेडी विवेक दादा ने लिखा था, विवेक चैटर्जी ने। तो हनीमून नाटक था, कॉमेडी थी, और बहुत उसके बहुत शोज हुए हैं, बाहर भी शोज हुए हैं उसके। उस समय में जुड़ी, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाई करती रही उस समय तक मेरे घर से इजाजत नहीं थी कि आप रंगमंच कीजिए, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा मेरा होता, एकेडमिक बहुत अच्छा था। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि हाँ, कि पढ़ाई करके पहले अपने पैरों के नीचे एक जमीन तुम खड़ी कर लो, एक सॉलिड ग्राउंड यू मस्ट हैव। उसके बाद में तुम जो भी करो, कोई मना ही नहीं थी। अब सन 1980 से मैं कर रही हूँ। सोचिए, उस वक्त बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं निकलती थी। रात में 11 बजे जब मैं रिहर्सल करके आती थी तो मोहल्ले वाले सब अपने छज्जों पे खड़े रहते थे। ये कहाँ से आए रात को? लेकिन मेरे पापा ने कभी इस तरह का कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो कहते थे कि मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तो उससे साथ रंगमंच आपका सिलसिला चला शुरू? जी, रंगमंच का सिलसिला। डॉक्टर अनिल रस्तोगी, ये इत्तेफाक से मेरे कजन है, तो वो स्पेशली आए थे मेरे पापा से परमिशन लेने के लिए कि मामा संध्या को मैं थिएटर करवाऊंगा और भाई आप इस परमिशन दीजिए। तो चूंकि अनिल भाई साहब इतने वरिष्ठ हैं और जब वो मतलब बहुत ही सम्मान करते हैं उनका, तो पापा ने उनकी वजह से मुझे भेज दिया था। तो बस वो सिलसिला जो शुरू हुआ रंगमंच में आने का, तो फिर बस इसी तरह से। तो पढ़ाई के बाद आप प्रिंसिपल बन गई किसी कॉलेज की? जी, पढ़ाई के बाद में तो एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी बरुआ जी, लेकिन अपनी आईसाइट की वजह से, चूंकि मेरी आईसाइट बहुत वीक थी, तो इसकी वजह से नहीं हुए। हाँ, उसकी वजह से मैंने खुद ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। मायोपिक हूँ, काफी मतलब ऊंचा नंबर था मेरा, -9 इस तरह से। तो मैंने पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी। उसके बाद में मैं रेडियो में अनाउंसर, रेडियो में मैं अनाउंसर रही? जी हाँ, मैं रेडियो में अनाउंसर भी रही। किस सन में रही? ये आप समझ लीजिए 1981 से मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद कॉलेज में आ गई? नहीं, उसके बाद में वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि आप अनाउंसर क्यों नहीं बन जाती हैं, आप यहाँ पर नाटक भी करती हैं और आपकी आवाज बहुत पसंद की जाती है, तो आप अनाउंसर ही बन जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं एकेडमिक में जाना चाहती हूँ, ये मेरा शौक है। देखिए, रंगमंच मेरा शौक है, मैंने इसे कभी प्रोफेशन नहीं बनाया है। तो मैंने कहा कि फिर उसी समय पोस्ट निकली और कमीशन से मेरा एज अ लेक्चरर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा, इंग्लिश के लिए। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे मैं इतनी वहाँ भी सीनियरिटी के लेवल पर एज अ प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल के। तो कितने साल तक प्रिंसिपल रही आप कॉलेज में? प्रिंसिपल रही मैं 13-14 साल। जी 13-14 साल। उस बीच आप रंगमंच कर पाई जब प्रिंसिपल थी तब? बहुत कर पाई। रंगमंच स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया? जी, रंगमंच मेरा बरुआ जी एक दिन भी नहीं रुका है।
रंगमंच में उस समय जब मैं कॉलेज में भी थी तो उस समय भी शाम के समय पूरा दिन नौकरी, उसके बाद मैं रंगमंच करती थी, उसके बाद में रिहर्सल्स में जाती थी। उस समय ये सुविधाएं नहीं थी कि टेम्पो ऑटो चल रही है तो काफ़ी परेशानी होती थी पहुंचने में रिहर्सल प्लेस में, लेकिन फिर भी शौक था, पैशन था, इसलिए जाती थी। तो एज अ प्रिंसिपल भी मैंने लगातार, एज अ टीचर भी लगातार काम किया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, जब मेरा विवाह हो गया, तो इत्तेफाक से मेरे पति अखिलेश दीक्षित, दीपू के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने, इत्तेफाक है कि उन्होंने, शादी नहीं हुई थी मेरी, लेकिन मेरे कई नाटकों में उन्होंने संगीत दिया। ये संगीत दिया। अच्छा, वो भी नाट्य विधा से जुड़े हुए थे? जी, नाट्य विधा से वो तो संगीत देते थे, वो लगातार संगीत के उससे रवि नागर के साथ में, रवि और जी रवि, और वो इप्टा से जुड़े हुए थे। फिर उनके साथ मैंने नाटक भी किए, फिर धीरे धीरे सिलसिले बनते गए और हम लोग एक दूसरे की जिंदगी में आ गए। लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में आने के पहले मेरी एक ही शर्त थी कि मैं नाटक नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हारे घर वाले इस बात की इजाजत देते हैं तब तो शादी होगी, वरना हम लोग दोस्त रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर मान गए? जी हाँ, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, आज भी मैं कर रही हूँ। यहाँ के घर वाले बहुत, दीपू के घर वाले आपको काफी सपोर्ट किया? जी, बहुत सपोर्ट किया। मैं दिन भर में जॉब करती थी, उसके बाद शाम को मैं रिहर्सल्स में जाती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं रोका, कभी भी नहीं, लगातार मैं करती रही। और दीपू के साथ में, अपने पति अखिलेश दीक्षित के साथ में मैं काफी आगे, मैं यूं कहूंगी कि मैंने बहुत ग्रो किया है। अच्छा, रंग तो उनके साथ आपने रंगमंच में नाटक भी किया? तो दोनों जनों ने नाटक किया? जी हाँ, नाटक भी किया मैंने। हाँ जी, मैंने सबसे पहले तो पलियाल अंकल के निर्देशन में एक कॉमेडी थी, एक रेडियो की झलकी थी, चूचू का मुरब्बा। चूचू का मुरब्बा, हाँ। जी, तो चूचू का मुरब्बा में मैं उनके, उसमें वो नाल बजाते थे और भाई बहुत पसंद करते थे उनका नाल, जिस तरह से ढोलक, जी हाँ, वो बहुत ही उससे पॉप स्टाइल में भी बजाते थे और ढोलक स्टाइल में भी बजाते थे। तो उसमें उसमें म्यूजिक दे रहे थे और मैं उसमें मेन रोल में करती थी, तो उसमें किया। उसके बाद एक नाटक था गुरु घंटाल। जी, तो गुरु घंटाल में भी मैंने उनकी सास का रोल किया और शादी नहीं हुई थी हमारी उस समय। जी, उस समय। तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने किया था, तो वो नाटक हमने किया। और बाकी इप्टा के साथ में जो भी नाटक किए, जाल, त्राई की औरतें, ये सब बहुत ही बड़े फेमस प्लेस। वेदा के साथ? जी हाँ, वेदा जी के साथ में। तो इप्टा के से तो वो जुड़े ही हुए थे, तो वो म्यूजिक उनका होता था। कई बार ऐसा होता था कि गायकी में भी उन्होंने बजाया। त्राय की औरतें तो पूरा म्यूजिकल प्ले था। अच्छा। जाल नाटक में भी म्यूजिक, रिकॉर्डेड म्यूजिक भी देते थे, तो रिकॉर्डेड म्यूजिक भी उन्होंने किया। और उसके बाद में जब मैंने तीसरा मचान नाटक किया, तीसरा मचान मेरे निर्देशन का पहला नाटक है, मेरा बड़ा नाटक तीसरा मचान दर्पण से मैंने किया था। और उसमें मेरे हस्बैंड अखिलेश दीक्षित ने बहुत ज्यादा मदद की। वो समझ लीजिए नियोलिथिक पीरियड का था कि गुफा काल में जब औरतें गुफाओं में रहा करती थी और खेती सबसे पहले औरतों ने ही प्रारंभ किया। कैसे धीरे धीरे सत्ता, ट्रांसफर ऑफ पावर महिला के हाथ से निकल करके पुरुष के हाथ में पहुंच गए। उसके भी बहुत शोज हुए। भारंगम में इसका शो हुआ, ये भारत भवन में इसका शो हुआ, पूरे इंडिया में इसके बहुत शोज हुए। और इसके लिए मुझे लाडली अवार्ड भी, जी हाँ, यूनिसेफ का लाडली अवार्ड जो है वो, जी हाँ, ये इसी नाटक में, इसमें एक्ट भी करती थी और डायरेक्शन भी मेरा था इसमें। और म्यूजिक में जी हाँ, अखिलेश जी थे। हाँ, बड़ा कठिन म्यूजिक था। अच्छा। आप ये सोचिए कि हम लोग पति पत्नी की तरह काम नहीं करते थे, बिल्कुल कलाकारों की तरह काम करते थे। कलाकारों की तरह घर में भी खूब बहस ऐसा होता था कि मैं जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, तो मुझे शेर की आवाज चाहिए थी। तो हम लोगों ने जूम में जाकर के शेर की आवाज, हमने स्टॉक म्यूजिक नहीं निकाला, लाइव उन्होंने शेर की आवाज को रिकॉर्ड किया। बहुत बड़ी बात। कि हमने कहा कि नहीं, हम किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कन्विंस नहीं है तो नहीं है, ये नहीं कि हमारे पति हैं, हाँ ठीक है, इन्होंने जो कहा कर लेंगे। तो एज अ डायरेक्टर मेरा दखल उन चीजों में होता था। तो बस इसी तरह से जिंदगी का सफर
आगे बढ़ता गया और एक बहुत अच्छे मुकाम पर मुझे संगीत नाटक अकादमी भी अवार्ड भी जब मिला, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे आगे बढ़ाने में शुरुआती दौर में मेरे पेरेंट्स का और उसके बाद में मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का बहुत ज्यादा योगदान है। बहुत तो संगीत नाटक अकादमी में आपको अभिनय का मिला कि निर्देशन का? अभिनय का मिला। अभिनय का जी, मिला। अभिनय का मिला मुझे। ये किस समय मिला सम्मान? ये तो एक साथ बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ये मुझे 2006 के लिए। 2000। उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अच्छा, ये सोना पानी हाँ, मिले सोना वाला? पानी वाला। अच्छा ठीक है, मैं फिर से कर दूं? हाँ। बाहरी तबील में है, मत करो नष्ट पानी के है ये जरूरी बहुत, अगली पीढ़ी के बारे में सोचो जरा, तो संभालो इसे भैया, तो संभालो इसे और सहेजो इसे, इसकी कद्र समय से जरूरी बहुत, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले, खाना जो ना मिले ऐसी मुश्किल नहीं, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले। आज जो भी मैं हूँ इसके लिए मैं खास तौर से मैं अश्विनी मक्खन दादा को भी बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगी। बहुत आगे बढ़ाया उनके साथ मैंने मिट्टी की गाड़ी और जानवर इस तरह के प्लेस। अभी एक नाटक हुआ था यहाँ पे रविंद्रालय में, अभी हाल ही में हुआ 2-3 महीने पहले, नौटंकी माँ का दुर्गा का आगमन। हाँ, दुर्गा का आगमन। नहीं जी हाँ, मैंने उसमें नहीं किया है, मैं इत्तेफाक से देख भी नहीं पाई। मक्खन दादा ने ही उसको डायरेक्ट किया है। वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है संध्या, मैंने बड़ी मेहनत की है लड़कों को नौटंकी शैली में लाने में के लिए, मैं आ नहीं पाई थी, मैं देख नहीं पाई थी बस। अच्छा, पढ़ाई में और रंगमंच को कैसे देखती हैं? जैसे पढ़ाई में लोग मैं तो ये कहूंगी कि दुनिया के हर व्यक्ति को रंगमंच थोड़े समय के लिए जरूर करना चाहिए। जीवन जीने की कला सिखाता है रंगमंच। यकीन मानिए मैंने रंगमंच कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ना कभी अपनी पढ़ाई के साथ में समझौता किया और ना रंगमंच के साथ में। अगर आप चीजों को डिवाइड कर ले, सेगमेंट्स में कर लीजिए, तो ना कभी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना। जब आप रंगमंच कर रहे हैं तो पूरी तरह से समर्पित हो जाइए रंगमंच, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। तो ये दोनों चीजों में एक संतुलन जरूरी भी है और आसानी से हो सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, संतुलन चाहिए। बहुत सही बात कही। संतुलन। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैम आप कीजिए। हमने कहा थोड़ा सा अभी 10th क्रॉस कर लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नाटक में तुम्हें दिखाने के लिए ले जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें थिएटर में तो शाम को जो आप पढ़ाती कोचिंग, उसमें क्या सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी? नहीं, सब इंग्लिश में। सब इंग्लिश में। किस क्लासेस के हैं? 9th 10th 11th 12th। हाँ, सिर्फ ये 4 क्लासेस के बच्चे लेती हूँ मैं। तो क्या शाम को 5 से? नहीं, 5 से नहीं, अभी तो बीच में ये हो गया था कि मैं 3 बजे से क्लासेस लेती थी और रात में 11 बजे तक बैक टू बैक मेरे क्लासेस। असल में मेरे बेटे की शादी थी तो मुझे, मैं स्टूडेंट्स के साथ मेरा कमिटमेंट बहुत है, तो मैं लगातार उनको पढ़ाती थी हर बैच को। वैसे मैं अल्टरनेट में लेती हूँ, लेकिन उस दौरान मैं हर बैच को हर दिन लेती थी। बच्चे क्यों सफर करे, शादी मेरे घर में है, बच्चों। तो आप अकेले पढ़ाती, कोई ट्यूटर? नहीं, मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के क्लासेस होते हैं। अब इसके अलावा मैं पियानो भी बजाती हूँ। हारमोनियम रखा था, डांस भी सिखाती है? नहीं, मैं हारमोनियम सिखाती हूँ और मैं हारमोनियम बजाती हूँ। अच्छा। जी, बाकायदा बच्चे आते सीखने? जी, पियानो के आते हैं। आजकल हारमोनियम कहाँ कोई सीखना चाहता है। हाँ, ये हमारा यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है,
लेकिन हारमोनियम तो बेस है। बेस है। बच्चे पियानो सीखना चाहते हैं तो मैं सिंथेसाइजर सिंथेसाइजर सिखाती हूँ। हाँ, सिखाते हैं। सिंथेसाइजर सिखाती हूँ, उसके बच्चे आते हैं, पियानो सिखाती हूँ इस मैं। तरह से आप सबकी सेवा कर रही, कला की भी कर रहे हो, शिक्षा की भी सेवा कर रही कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं हर पल निचोड़ लेना चाहती हूँ। मेरे अंदर जिजीविषा बहुत ज्यादा है। मैं अपने किसी भी पल को बर्बाद नहीं, एक क्रिएशन में हर समय सजावट का बहुत, हर समय कुछ न कुछ क्रिएट करूं। और शायद यही ऐसी एक चीज है कि जो मुझे बहुत स्वस्थ रखे है, ये मेरी ऊर्जा है। यही कारण है कि मेरा बेटा देहरादून में है, मेरे हस्बैंड शरीर से मेरे पास नहीं है, वैसे तो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। मेरी ऊर्जा सिर्फ इसीलिए बनी हुई है क्योंकि मैं काम बहुत करती हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काम बहुत करती हूँ और काम बहुत बहुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिंदगी से दूर जाते जाते भी कुछ करके जाना चाहती हूँ। ये बहुत सही। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूंगा, एक हमारा स्मृति चिन्ह है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा सम्मान, छोटा सा नहीं, ये बहुत 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 बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है परिवार जी। जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरू